अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम बैनुल-अक़वामी तिजारत के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिकी तिजारती नज़रियात के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तिजारत है क्या। तिजारत जो लेन देन से मुताल्लिक़ होती हैं, बैनुल-अक़वामी तिजारत जो दूसरे ममालिक के साथ तिजारत की जाती है। इसकी वजह क्या है? बैनुल-अक़वामी तिजारत की अहम बुनियाद ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक तमाम अशिया की पैदावार में मसावी तौर पर कारगर नहीं होते, क्योंकि हर एक इलाक़ा, हर एक मुल्क के लिए ऐसी अशिया की पैदावार में महारत पैदा करना मुफीद होगा जिसके लिए वो ख़ास तौर पर मौजू व मुनासिब है। तो इसकी बुनियादी वजूहात जो होते हैं वो ये है कि जोग्राफ़ियाई अनासिर में इख्तलाफात, जैसे आबो हवा, कौमी और इंसानी वसाइल, तिजारत में महारत की फ़ितरी बुनियाद है। कोई मुल्क अपने मख़सूस जोग्राफ़ियाई और दूसरे कुदरती हालात के बाज़ अशिया दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा कारकर्दगी के साथ पैदा कर सकता है। इस तरह जोग्राफ़ियाई इख्तलाफात तिजारत की एक अहम वजह होती है। जिस तरह के कोई ममालिक जो है सो ज़रख़ीज़ होते हैं, कोई ममालिक में ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं, कहीं पर रेतीली ज़मीन होती है, तो उसकी ज़मीन की सलाहियत के एतबार से पैदावारी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। किसी मुल्क की आबो हवा किसी शय की पैदावार के लिए बेहतर साबित होती है, किसी मुल्क में उसकी कमी व क़िल्लत पाई जाती है। तो इस तरह से तिजारत अगर की जाती है तो इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हासिल होता है। दूसरी बात, हुनरमंदी, पैदावारी टेक्निक, मेहनत की ताकत में इख्तलाफात तिजारत में महारत की बुनियाद बन जाते हैं। लेकिन जो लोग जो काम बेहतर तरीक़े से करते हैं, जिसमें महारत रखते हैं, उसके हुनर से वाकिफ़ होते हैं, तो उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है बनिस्बत दूसरे इंसान से। और पैदावारी टेक्निक कितने क़िस्म के हैं? 2 क़िस्म के हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, मेहनत अमीर टेक्निक है और असल अमीर टेक्निक है। मेहनत अमीर टेक्निक का इस्तेमाल वही ममालिक बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं जहाँ पे मेहनत की वाफ़र मक़दार पाई जाती है। जिस तरह की इंडिया है, चीन है, तो यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मेहनत अमीर टेक्निक का इस्तेमाल करके ये फ़ायदा उठा सकते हैं। कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती है, तो वो मेहनत अमीर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कैपिटल असल की मक़दार ज़्यादा होती है तो असल अमीर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये पैदावारी टेक्निक का फ़र्क पाया जाता है। तो अगरचे वो ममालिक जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वो असल अमीर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि कई लोगों को रोज़गार के मौके फराहम नहीं होते हैं। तो ये इख्तलाफात है जिसकी वजह से तिजारत की जा सकती है। तीसरी वजह यह है कि आमदनियाँ, तरजीहात और ज़ायक़े में इख्तलाफ, तलब के हालात में फ़र्क व इख्तलाफात के बास हो सकते हैं। इस तरह कौम और ममालिक के दरमियान तिजारत में इख्तलाफात का बास बनते हैं। जब बास वक्त ऐसा होता है कि जो शय जिस मुल्क में ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी डिमांड उस मुल्क में इतनी नहीं होती जितनी कि दूसरे ममालिक में पाई जाती है, उसकी तलब में इजाफ़ा होता है। तो जब दूसरे ममालिक में इस अशिया की तलब में इजाफ़ा होता है तो इसको तिजारत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तिजारत यहाँ पे सूद बन सकती है। जो होती बात यह है कि मुख्तलिफ़ ममालिक की तरक्की की सतह में इख्तलाफात तिजारत की बुनियाद बन जाते हैं। यानी कि तरक्की पज़ीर ममालिक को पहले मशीनें दरामद करनी पड़ती है। ये मशीनें और तकनीकी अमल, टेक्निकल नॉलेज सनती मुल्कों से दरामद की जाती है। सनती तरक्की के हुसूल के बाद ये ममालिक
دوسرے ملکوں کو اہم اشیاء اصل برآمد کر سکتے ہیں۔ کئی ممالک میں خام مال کی کمی پائی جاتی ہے، تو خام مال درآمد کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت ٹیکنیکل نالج کے بیس پہ اس کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کب سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ جب تجارتی تعلقات ہو۔ اگر کوئی بھی چیز اگر کسی ملک میں بہت مقدار میں پائی جاتی ہے اور وہ تجارتی تعلقات نہیں رکھتا، تو کتنا وہ استعمال کر سکتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے، اس کے بعد کے مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، مطلب یوزفل نہیں ہوتی۔ اس طرح سے اگر سے تجارتی تعلقات رکھتے ہیں تو وہ وسائل کا بھی بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا داخلی تجارت اور خارجی تجارت۔ داخلی تجارت کیا ہوتی ہے؟ بیرونی تجارت جو ملک میں ایک ریجن سے دوسرے ریجن کے درمیان میں کی جاتی ہے، اس کو داخلی تجارت ہے۔ بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ جو ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اختیار کرتا ہے، اس کو بین الاقوامی تجارت یعنی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کہیں گے۔ تو تجارت سے کس طرح کے فائدے ہیں، اس کو جو ہے سو نظریات کے بنا پر بتایا گیا۔ تو اس میں بہت ساری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تجارتی نظریات پیش کیے گئے کلاسیکی ماہر معاشیات کے مطابق آدم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو کی۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے تجارت کے کلاسیکی نظریے کو توسیع دی۔ اس کے مطابق اس نے سب سے پہلے اپنے بک پرنسپل آف پولیٹیکل اکانومی اینڈ ٹیکسیشن 1871 میں اپنے اس نظریے کو بیان کیا۔ ریکارڈو کا جو نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں تقابلی فائدے کا نظریہ۔ اس سے پہلے ہم جانیں گے آدم اسمتھ کا نظریہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج تھیوری۔ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج تھیوری کے بارے میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کیا ہے، یعنی کہ دو ممالک میں جو اشیاء کی پیداوار کی جا رہی ہے تو اس میں مطلب جو مہارت رکھتے ہیں، ایک ملک ایک شے کی پیداوار کے لیے کم اکائیوں کا استعمال کرتا ہے، دوسرا ملک میں سے وہی اکائی کے لیے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ملک جس چیز میں مہارت رکھتا ہے، یعنی کہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہو رہا ہے، یعنی کہ کم لاگت میں زیادہ پیداوار اگر کی جا سکتی ہے تو وہ ملک اسی چیز کی پیداوار کرے گا، تو اس کو قطعی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس طرح سے آدم اسمتھ نے اپنے نظریے میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ قطعی فائدہ تجارت سے کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آدم اسمتھ نے اپنا قطعی
फ़ायदे के नज़रिए को ज़ाहिर किया। इस नज़रिए के मुताबिक पैदाइशी लागतों से मुतल्लक़ फ़र्क की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारत वजूद में आती है। दिए हुए कुदरती वसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से कोई मुल्क बाज़ अशिया को दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा कारगर तरीक़े से पैदा कर सकता है या कम लागत में पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर इसने मिसाल दी है दो ममालिक ब्राज़ील, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और ब्राज़ील गेहूँ और शक्कर की पैदाइश में मतलब फ़ायदे रखते हैं। इनकी पैदाइशी मसारिफ को यहाँ पर बताया गया है कि हिंदुस्तान में गेहूँ के लिए 10 इकाइयों की ज़रूरत है और शक्कर के लिए 20 इकाइयों। ब्राज़ील को गेहूँ के लिए 20 इकाइयों की ज़रूरत है और शक्कर के लिए 10 इकाइयों। तो यहाँ पे शक्कर की पैदाइश के ताल्लुक़ से ब्राज़ील को मेहनत की 10 इकाइयाँ दरकार है, जबकि हिंदुस्तान को शक्कर की पैदावार के लिए 20 इकाइयाँ। तो हिंदुस्तान को गेहूँ की पैदावार में मतलब फ़ायदा हासिल है, जबकि ब्राज़ील को शक्कर की पैदावार में मतलब फ़ायदा हासिल। तो दोनों मुल्कों में इस सूरत में तिजारत को फ़ायदा होगा अगर हिंदुस्तान गेहूँ की पैदावार और ब्राज़ील शक्कर की पैदावार और एक दूसरे से तिजारती ताल्लुक़ात रखें। तो इस नज़रिए से इसकी ख़ास वजह ये है कि मतलब फ़ायदे को अहमियत दी गई है। इसी तरह रिकॉर्डर ने कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट, तक़ाबली लागत का नज़रिए को पेश किया। तो डेविड रिकॉर्डर ने इस नज़रिए को तरक्की दी। तो इसने भी यहाँ पे दो ममालिक को लिया है, 2x2x1 मॉडल कहा जाता है। इस थ्योरी के नज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि कितना कौन सा मुल्क कौन सी चीज़ की एक्सपोर्ट बरामद करेगा और कौन सी चीज़ की दरामद करेगा। यहाँ पे तक़ाबुली लागत को लिया गया है, कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि अगर कोई मुल्क अगर किसी मुल्क में कोई चीज़ की पैदावार अगर कम लागत में की जाती है तो वो मुल्क वही अशिया की पैदावार करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा, बरामद करेगा। इसके अजम्पशंस मफरूज़ात दिए गए हैं। दो कंट्रीज़, दो ममालिक के दरमियान तिजारत हो रही है और दो अशिया और एक आमिलीन पैदावार, इस तरह से इसको 2x2x1 मॉडल कहा जाता है। यानी दो अशिया के तिजारत की जा रही है, दो ममालिक के दरमियान तिजारत हो रही है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आमिलीन पैदावार एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है मेहनत। और इसको सिर्फ लेबर यूनिट यानी कि मेहनत की इकाइयों के बेस पे ही तिजारत की जा रही है। और यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स यानी कि पैदावारी मरहला जो है वो क्या है, मुस्तकिल हासिल है। और दोनों ममालिक की लेबर की खासियत खुसूसियत एक ही जैसी है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं, अशिया की मुंतकिली भी आसानी से हो सकती है और आमिलीन की मुंतकिली भी आसानी से
हो सकती है। मुकम्मल रोज़गार पाया जाता है। दोनों ममालिक में मुकम्मल रोज़गार है, लेकिन तिजारत किस बेस पे की जा रही है? मेहनत के इकाइयों के इस्तेमाल पे और कॉस्ट यानी कि लागत। अगर कोई मुल्क कोई अशिया की पैदावार कम लागत में कर सकता है और वही अशिया के लिए दूसरे मुल्क में उस लागत ज़्यादा होती है, तो जिस मुल्क में कम लागत में वो अशिया तैयार की जा रही है, तो वो मुल्क वही अशिया की पैदावार करना चाहिए और दूसरे ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुक़ात रखना चाहिए। तो ये थे इसके मफ़रूज़ात। अब बेसिस क्या है तिजारत के? 3 वजह। एक तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, यानी कि क़तई फ़ायदे को देखा जा रहा है। दूसरी वजह है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि लागत का तक़ाबुल किया जा रहा है कि कौन से मुल्क में कम लागत है, कौन से मुल्क में ज़्यादा लागत है। और दूसरा इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कॉस्ट में मसावी फ़र्क क्या है उसको अहमियत दी जा रही है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं जो इस रिकॉर्डों के नज़रिए में अहमियत रखती हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस में जैसा कि हमने अभी आदम स्मिथ के बारे में पढ़े हैं, तो आदम स्मिथ यानी कि ख़तई फ़ायदे को अहमियत दिया है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि ख़तई फ़ायदा किस में हासिल किया जा सकता है। तो हम देखें जिस तरह से हिंदुस्तान और ब्राज़ील की मिसाल ली गई थी और उसमें ये ज़ाहिर किया गया था कि किस तरह से जो है सो एब्सोल्यूट यानी ख़तई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। कंपैरेटिव डिफरेंस, अब हम यहाँ पे रिकॉर्डों के नज़रिए की मदद से लागत का जो तक़ाबुल किया गया है उसको समझें। रिकॉर्डों का नज़रिया फ़ायदे का नज़रिया कहलाता है, यानी कि तक़ाबुली लागत का फ़ायदे का नज़रिया कहलाता है। और इसमें पुर्तगाल और इंग्लैंड 2 ममालिक की मिसाल ली गई है और 2 अशिया के दरमियान तिजारत की जा रही है। वो 2 अशिया हैं कपड़ा और शराब। तो यहाँ पे मुल्क ए मुल्क ए कहिए या फिर पुर्तगाल, तो इसने 2 ममालिक जिसने पुर्तगाल और इंग्लैंड लिया है। तो पुर्तगाल में कपड़ा और शराब दोनों अशिया की पैदावार की जाती है और इंग्लैंड में भी कपड़ा और शराब दोनों अशिया की पैदावार की जाती है। तो पुर्तगाल में कपड़े की तैयारी के लिए 90 इकाइयों की ज़रूरत है और शराब की तैयारी के लिए 80 इकाइयों की ज़रूरत है, जबकि इंग्लैंड में कपड़े के लिए 100 इकाइयों की ज़रूरत है और शराब के लिए 120 इकाइयों की ज़रूरत है। तो इंग्लैंड को कपड़ा या शराब एक दी हुई पैदावार की इकाई के लिए पुर्तगाल के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा घंटे दरकार है। पुर्तगाल को इंग्लैंड के मुकाबले में दोनों अशिया की पैदावार में मतलब फ़ायदा है। इसका मतलब है कि आदम स्मिथ के नज़रिए के मुताबिक खुसूसी महारत और तिजारत मुमकिन नहीं। तो हम रिकॉर्डों ये साबित करता है कि इन 2 ममालिक में अभी भी स्पेशलाइजेशन मुमकिन है।
اگرچہ کہ پرتگال انگلینڈ کے بنسبت کم مصارف کے ساتھ کپڑا اور شراب دونوں کی پیداوار کر سکتا ہے، پھر بھی تجارت کی وجہ سے اسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب 1 کنٹل گیہوں پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کو پرتگال تو ریکارڈ یہاں پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان دو ممالک میں اب بھی تخصص کاری ممکن ہے، اگرچہ کہ پرتگال انگلینڈ کے بنسبت کم مصارف کے ساتھ کپڑا اور شراب دونوں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کو بنسبت شراب کی پیداوار پر زیادہ فائدہ ہے، نہ کہ کپڑے کی پیداوار پر، جس میں محنت کی 90 اکائیاں درکار ہے۔ اس طرح انگلینڈ شراب اور کپڑے کی پیدائش پر مطلق کا سامنا ہے، لیکن اس کو کپڑے کی پیداوار پر نسبتاً کم نقصان ہے، جہاں 100 اکائیاں محنت درکار ہے، جبکہ شراب کی پیداوار پر 120 اکائیاں محنت کی ضرورت ہے۔ تو ریکارڈوں کے مطابق یہ بات اس وقت دونوں ممالک کے مفاد میں ہوگی اگر پرتگال شراب کی پیداوار میں اور انگلینڈ کپڑے کی پیداوار میں سرمایہ کاری یا تخصیص کاری اختیار کریں۔ اس طرح کی تجارت سے دونوں ممالک کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کپڑے کی پیداوار کے لیے 90/100 80/120، تو اس طرح سے جب تقابل کیا جاتا ہے، تقابل لاگت کو دیکھا جاتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرتگال اپنی زائد شراب انگلینڈ کو برآمد کرے گا اور انگلینڈ سے کپڑا درآمد کرے گا۔ اس طرح انگلینڈ کپڑا پیدا کرے گا کیونکہ کپڑے کی تیاری میں سے نسبتاً زیادہ فائدہ ہے، اور زائد کپڑا پرتگال کو برآمد کرے گا۔ تو یہاں پہ اس نے اسی بات کو سمجھائی ہے کہ پرتگال انگلینڈ کے بنسبت کم مصارف کے ساتھ کپڑا اور شراب دونوں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نسبتاً شراب کی پیداوار میں 80 گھنٹے پر زیادہ فائدہ ہے، نہ کہ کپڑے کی پیداوار جس میں 90 محنت کی گھنٹے درکار ہے۔ اس طرح انگلینڈ کو شراب اور کپڑے کی پیدائش پر مطلق نقصان کا سامنا ہے، لیکن اس کو کپڑے کی پیداوار پر نسبتاً کم نقصان ہے، جہاں 100 گھنٹے محنت درکار ہے، جبکہ شراب کی پیداوار پہ اس کو 120 گھنٹے محنت درکار ہے۔ ریکارڈوں کے مطابق یہ بات اس وقت دونوں ممالک کے مفاد میں ہوگی اگر پرتگال شراب کی پیداوار میں اور انگلینڈ کپڑے کی پیداوار میں سرمایہ کاری اختیار کرے۔ تو پرتگال اپنی زائد شراب انگلینڈ کو برآمد کرے گا اور انگلینڈ سے کپڑا درآمد کرے گا۔ اس طرح انگلینڈ کپڑا پیدا کرے گا کیونکہ کپڑے کی تیاری اس کے لیے نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہے، اور زائد کپڑا پرتگال کو برآمد کرے گا۔ تو اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان میں تجارتی تعلقات سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کرٹیسائز کیے گئے ہیں کیونکہ یہ جو تجارت ہو رہی ہے دو ممالک کے درمیان ہو رہی ہے، دو اشیاء کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن تجارت دو ممالک کے درمیان نہیں بلکہ مزید ممالک کے درمیان ہو سکتی ہے، اور دو اشیاء جو ہے جس طرح سے مثال لی گئی ہے کپڑا اور شراب کی، تو کپڑا ایک الگ چیز ہے اور شراب ایک الگ چیز ہے، تو اس طرح سے یہ دونوں کے درمیان جو ہے سو ہم لاگت کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، مطلب طلب پر منحصر ہوتی ہے اشیاء
کی طلب ہے یا نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف لیبر کو عاملین پیداوار کے طور پر لیا گیا ہے، دوسرے فیکٹرز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ کانسٹنٹ ریٹرنس یعنی کہ مستقل حاصل کو اہمیت دی گئی ہے. تو پیداواری ٹیکنیک میں ہمیشہ مستقل حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی تکثیر حاصل اور تخلیل حاصل بھی حاصل پیداواری مرحلے میں پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ان نظریات پر تنقید کی گئی ہے. تھینک یو.